व्यूअर्स। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवा शेख और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का आपातकाल पर कांग्रेस पर तीखा हमला। केंद्र ने राज्यों को संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्देश दिया, बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। सुधांशु त्रिवेदी बोले आपातकाल लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला था। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का आपातकाल पर कांग्रेस पर तीखा हमला। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा 25 जून 1975 को कांग्रेस ने लोकतंत्र पर तानाशाही थोप दी थी। उन्होंने कहा कि ये दिन भारत के इतिहास में एक काला अध्याय था और कांग्रेस को इसी के लिए भारत की जनता से बिना शर्मे माफी मांगनी चाहिए। सीएम शर्मा ने कहा कि कांग्रेस से ये सार्वजनिक वचन लेने की मांग भी की कि वे भविष्य में देश में कभी आपातकाल नहीं लाएंगे। राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये उनके परिवार और पार्टी की ही करतूत थी, जिससे संविधान उनकी भावना और आत्मा को ही हत्या की गई। उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा लोकतंत्र है और उसे कुचलने का कोई प्रयास अब स्वीकार नहीं किया जाएगा। On this day, the then Prime Minister Indira Gandhi claimed emergency illegally, and even she has gone to the extent of suspending fundamental rights of the people of India. There was a resistance movement led by Loknayak Jaiprakash Narayan, and lakhs of people came out to the street and protested against the so-called declaration of emergency. Ultimately, India triumphed, and Prime Minister Indira Gandhi has to withdraw the proclamation of emergency after 21 months. On this day, we once again are demanding that Congress party should offer an unconditional apology to the people of India for imposing dictatorship, for imposing emergency on a nation whose history and civilization is rooted in democracy. Congress party should also and must give an open declaration that they will never bring back emergency to our country. So does Indira Gandhi's grandson Rahul Gandhi actually showing? Rahul Gandhi always demonstrated the constitution, but he must realize and must remember that it is his family and his party who has murdered the constitution, the spirit of the constitution and the soul of the constitution. So, आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्र ने राज्यों को संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्देश दिया, बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि 1975 के इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाए। उन्होंने कहा कि ये विडंबना है कि वे लोग आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, जिनका स्वतंत्रता आंदोलन या संविधान निर्माण से कोई योगदान नहीं रहा। खड़गे ने ये भी आरोप लगाया कि इन्हीं लोगों ने अतीत में महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और अन्य नेताओं की तस्वीरें जलाने का काम किया है। उनके अनुसार ये पूरा अभियान केवल एक पुराने मुद्दे को फिर से उछालने की कोशिश है, जो अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है। कुछ बातें आपसे कहने जा रहा हूं, खासकर प्रधानमंत्री जी ने एक नया सरकार के ओर से सर्कुलर निकाला है और उस सर्कुलर में उन्होंने ये कहा है कि इमरजेंसी के क्या
इमरजेंसी के 50 साल जो कंप्लीट हुए, तो उसके बारे में उन्होंने ये कहा कि देश के संविधान को और लोकतंत्र को खत्म किया था, उसको हमने फिर बहाल करके इमरजेंसी को हमने खत्म किया और उसके बारे में वो चाहते हैं कि सारे स्टेट में वो बनाया जाए और ये जो संविधान का खातिला हुआ है, इसका उन्होंने हर स्टेट में ये प्रचार करने के लिए आज वो हर जगह अपने जो एक लेटर लिखकर, यानी सरकार ने लेटर लिखी और उसमें बहुत कुछ बातें कही है, आप सबको मालूम है, फिर मैं वो दोहराता नहीं। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, जो लोग संविधान बचाओ की बात अब कर रहे हैं, इमरजेंसी 50 साल होने के बाद इमरजेंसी का फिर से वो बार बार दोहरा रहे हैं, जो चीज को सभी ने भूल दिया था और ये जो चीज समाप्त हो गई थी, इसको उछालने के लिए वो फिर कोशिश कर रहे हैं। साथियों, जिनका देश की आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा और जिनका संविधान निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा, उनके कोई लोग इस संविधान को बनाने में कोऑपरेट नहीं किए, तो हमेशा संविधान के खिलाफ बात करते गए और जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और सभी ने, कांग्रेस के नेताओं ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत दिन तक बहस करके एक संविधान तैयार किया था, उस संविधान को भी उन्होंने रामलीला मैदान में जलाया और उन्होंने जहां तक कि नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला, नेहरू जी का और गांधी जी का फोटो उन्होंने जलाई और वो ये चाहते थे कि जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने बनाया है, उसमें हमारा पारंपरिक जो संस्कृति है, उसके अंश इसमें कुछ भी नहीं है, चाहे वो अपने मनुस्मृति के तत्व हो या वो जो खास करके बीजेपी विश्वास रखती है
उन तत्वों का उसमें उल्लेख नहीं है, इसीलिए इस संविधान को हम नहीं मानेंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सुधांशु त्रिवेदी बोले, आपातकाल लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला था। मध्य प्रदेश के इंदौर में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस और इंदिरा गांधी की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद ये देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर सबसे बड़ा हमला था। ये सिर्फ अवैधानिक नहीं था, बल्कि विधायिकी, कार्यपालिका और मीडिया लोकतंत्र के तीनों प्रमुख स्तंभों को कुचलने का प्रयास था। त्रिवेदी ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार, एकमात्र बार ऐसा हुआ जब अदालत ने चुनावी धोखाधड़ी के आरोप में किसी प्रधानमंत्री को अयोग्य ठहराया और वे प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। यहां उपस्थित हूं। आप सभी जानते हैं कि भारत अनादिकाल से लोकतांत्रिक परंपरा का संवाहक राष्ट्र रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि वी आर नॉट द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि यहां वैदिक काल में सभा और समितियों से लेकर वैशाली के गणराज्य तक, कर्नाटक में भगवान वासवन्ना के अनुभव मंडपों से लेकर चोल राज्य में चुनी हुई ग्राम सभाओं तक, लोकतंत्र के इतने मजबूत आधार और परंपरा थी, परंतु उसे स्वतंत्र होने के बाद जिस ढंग से कुचला गया, आज की पीढ़ी को उसे स्मरण करने की आवश्यकता है। इमरजेंसी का दौर भारत के लिए सिर्फ संवैधानिक दृष्टि से नहीं, विधायी, कार्यपालिका और मीडिया यानी लोकतंत्र के चारों स्तंभों को पूरी तरीके से ध्वस्त करने का कार्य किया गया था। आप सबको ध्यान हो कि भारत के इतिहास में एक ही मात्र ऐसा अवसर आया है जब किसी प्रधानमंत्री को न्यायालय के द्वारा चुनाव लड़ने का अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, चुनावी धांधली के आधार पर। वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी और उसकी परिस्थितियों के बाद के समय में यह इमरजेंसी लगाई गई। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विरोध करने वालों को जेल में डाला गया, बोले एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस और उस दौरे की नीतियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को लगाया गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काला दिन था, जिसे आज संविधान हत्या दिवस के रूप में याद किया जा रहा है। शिंदे ने कहा कि उस वक्त जब लोग आपातकाल के खिलाफ सड़कों पर उतरे, उन्हें बिना किसी सुनाई के जेल में डाल दिया गया। उन्होंने बाला साहेब ठाकरे के रुख को याद करते हुए कहा कि ठाकरे ने साफ शब्दों में कहा था, अगर आपातकाल राष्ट्र हित में है तो मैं समर्थन करता हूं, लेकिन अगर ये किसी की कुर्सी बचाने के लिए है तो मैं इसका विरोध करता हूं। शिंदे ने यह भी कहा कि जब मीडिया की आजादी को कुचला गया तो सबसे पहले आवाज उठाने वाले व्यक्ति बाला साहेब ठाकरे ही थे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बिक्रम सिंह मजीठिया के आवास पर विजिलेंस की छापेमारी। चंडीगढ़ में आज सियासी हलचल तेज हो गई है, जब शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के अमृतसर स्थित आवास पर विजिलेंस विभाग की टीम ने छापा मारा। इस कार्यवाही पर प्रतिक्रिया देते हुए मजीठिया के वकील और पार्टी प्रवक्ता अरदश सिर करेल ने आप सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही थी। उन्होंने बताया कि छापेमारी के वक्त मजीठिया और उनका परिवार मौजूद था और सेक्टर नंबर 4 स्थित विधायक गवित कौर मजीठिया के छत्तीसगढ़ आवास पर भी कार्रवाई हुई। करेल का आरोप है कि विजिलेंस टीम के पास सर्च वारंट तक नहीं था, बावजूद इसके छत्तीसगढ़ पुलिस, एसएसपी, विजिलेंस, माहौली और करीब 15 अधिकारी परिसर में घुस आए। देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਘਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ 4 ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ,
ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਹੈਗਾ, ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੋਹਾਲੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, 15 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਤੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮਾਲ ਮੰਨਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਮਾਲ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅੰਦਰ ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਰੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਡਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10-15 ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਵੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰਡਸ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 80+ ਨੇ, ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਬਿਨਾਂ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸਰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਹਿਣਾ ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਉਤਾਰਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ 4 ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਡਰੂਮਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਉਰੇ ਤੈਨਾਤ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਰੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 10-15 ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਰਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਟਨੈਸ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸਿੱਧੀ ਅੰਦਰ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੜੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥਲ-ਪਥਲ ਮਚਾ ਰੱਖਿਆ ਬਿਨਾਂ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਲੇ, ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਉਰੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁਣ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤੜਕਸਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੜਕਸਾਰ 10-15 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 100 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਿਨਾਂ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ 20 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਨਨੋਨ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 25 ਠਿਕਾਣੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਚਲੇ ਹੋਏ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਮਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਰੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਮੰਗਿਆ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਉਤਾਰਾ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਤਾ, ਉਹਦਾ ਉਤਾਰਾ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ, ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। प्लीज साहब एक बार हिंदी में एक शॉर्ट बाइट कर दीजिए कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ हो रहा है। देखें, आज सुबह सरदार बिक्रम मजीठिया के अमृतसर के घर और यहाँ पे रेड किया गया है और जो पुलिस अफसर अंदर हैं उनके पास सर्च वारंट तक नहीं है।
चंडीगढ़ पुलिस यहाँ मौजूद है, मैं इनसे मांग रहा हूँ सर्च वारंट दीजिए। ये सर्च वारंट, ये कहते हैं हमारे अफसरों से बात कर लो, हमारे पास सर्च वारंट नहीं है। और ऋषि कुमार यहाँ पे ASI हैं ड्यूटी पे, इनसे मैं सर्च वारंट मांग रहा हूं। मतलब चंडीगढ़ पुलिस ने अननोन लोगों को घर में घुसने दिया विदाउट अ सर्च वारंट, तो इसकी जवाबदेही किसकी है? अगर पंजाब पुलिस गलत काम कर रही है तो क्या चंडीगढ़ पुलिस भी हैंड इन ग्लव है? क्या चंडीगढ़ पुलिस का फर्ज नहीं बनता वहां पे रोक के ये बात कहना कि आप हमें सर्च वारंट दें? बिना सर्च वारंट के एक MLA की प्राइवेट प्रॉपर्टी को सर्च किया जा रहा है, तो इसकी जवाबदेही किसकी है? ये सरकारें बताएं। साहब ये बताइए, क्या ये पुराना मामला है या फिर कोई नया मामला है ड्रग्स को लेकर? देखें, हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, इसके बारे में ना कोई FIR की कॉपी शेयर की गई है। सिर्फ पुलिस यहां पे आके डंडा तंत्र, पुलिस तंत्र का इस्तेमाल हो रहा है और उसका सिर्फ एक ही कारण है कि जो पॉलिटिकल ओपोनेंट है उनकी आवाज दबानी है। लेकिन ये कैसे दबा लेंगे? ये तो पंजाब में बहुत सालों से होता है, बड़े बड़े मुख्यमंत्री चले गए, ऐसे आवाज नहीं दबाई जाएगी। हाई कोर्ट में लेके जाओगे आप लीगल बिल्कुल। हुण मैं यदि हुण इस गल दी कोर्ट दे विच जाके रखांगे। और एक गल बड़ी स्पष्ट है, तुसी सारा मीडिया खड़ा है, बिक्रम मजीठिया ते ड्रग दा एलीगेशन लांदियां नूं, ड्रग का एलिगेशन लगाते इनको कितने साल हो गए? 2013 से चले हुए हैं, 14 से आज तक एक सबूत इनके पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार केस हार चुकी है, अब पता है कि ड्रग में कुछ नहीं है, तो अब ऐसे झूठे केस बना के, ऐसे झूठे दबाव डाल के अगर ये सोचते हैं कि सच्चाई की आवाज को दबा लेंगे, ये नहीं दबा पाएंगे। अच्छा कलेर साहब, विक्रम मजीठिया का भी बयान। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देवेंद्र फडणवीस बोले 50 साल पहले लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश की गई थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 1975 के आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि 50 साल पहले देश में लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की गई थी। फडणवीस ने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर विपक्ष के तमाम नेताओं को जेल में डाल दिया था। और इतना ही नहीं, उन्होंने संविधान में ऐसे बदलाव किए जिससे बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार भी छीन लिए गए। उन्होंने कहा कि ये भारत के लोकतंत्र के इतिहास में सबसे खतरनाक हमला था, लेकिन भारत के लोकतंत्र योद्धाओं ने दृढ़ता से लड़ाई लड़ी जिससे लोकतंत्र को बचाया जा सका। देखिए, 50 साल पहले इस देश में लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास हुआ था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह बोले भारत अब अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रिम भूमिका में है। भारत के लिए अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक क्षण आया है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अब अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। वे एक्सियोम मिशन 4 का हिस्सा बने हैं और इस मिशन का संचालन कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये भारत के लिए एक बड़ी छलांग है। उन्होंने याद दिलाया कि 1984 में राकेश शर्मा के बाद ये पहला मौका है जब कोई भारतीय अंतरिक्ष में गया है, लेकिन आज की स्थिति बिल्कुल अलग है। उस दौर में भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरुआती चरम पे था और वैश्विक योगदान सीमित था। After 40 years, how do you see this? No, I think as you rightly mentioned, it's a huge, it's a quantum leap, and of course, after 40 years, an Indian astronaut has gone up. But there's a huge difference between the expedition that happened in 1984, where Rakesh Sharma went. Of course, Rakesh Sharma is still around. He's been very cooperative in all our missions, even in Bengaluru. He's been working with our team ISRO. But the difference then and now is that at that time our space program was just in infancy. There was not much to offer and not much was expected of India. Not did we look for too much. It was a Soviet mission, so more of a reflection of the bonhomie that prevailed between the then Soviet Union and India at that point in time. But today India is an equal partner. It is not only collaborating in the scientific experiments, but rather playing a leading role. Like, for example, among the 4 crew members, it is Shubhanshu who's going to be the most critical component of the entire crew, because he has been assigned to perform the various experiments which have been broadly classified into 7 categories. They deal with life sciences, they deal with the possibilities of habitat and life in space, in microgravity, the effects on human physiology, the effects on muscle functions, the effects on cognitive functions when you are constrained to watch a computer screen for prolonged, protracted periods of time.
Then he would also perform experiments related to food products, about experiments related to organisms' potential to survive in extreme conditions. And all these experiments are going to benefit the space exploration programs across the world, not only India. So India has now taken a lead. And I think this, as I said in the morning, this heralds India's ascent to Viksit Bharat. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिवसेना नेता वाघमारे बोले 1975 में कांग्रेस ने की संविधान की हत्या। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर शिवसेना नेता डॉक्टर राजू वाघमारे ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 1975 में कांग्रेस ने न सिर्फ संविधान की हत्या की बल्कि पूरे देश में तानाशाही थोप दी थी। लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया, लेकिन उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया। हम उस सभी लोकतंत्र सेनियों का सम्मान करते हैं जिन्होंने तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई और अत्याचारों के बावजूद सिद्धांतों पर अडिल रहे। वाघमारे ने कहा, उन्होंने साफ किया कि यह सिर्फ अतीत की बात नहीं है बल्कि एक चेतावनी भी है। अगर कोई भी पार्टी आज उस दौर को दोहराने की कोशिश करती है तो शिवसेना उसका डटकर विरोध करेगी। आज का ही दिन है कि इस दिन इस देश में संविधान लाने वाले परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के तत्वों का, इस देश के लोकतंत्र का अगर किसने गला फाड़ के अगर हत्या कर दी होगी वो कांग्रेस ने आज के दिन करके इस देश में आनी बानी जाहिर की। लाखों लोगों को जेल में डाला, लाखों लोगों को हाल और अपेष्टा सहन करना पड़ा। इस देश में पहली बार तानाशाही लेके आने का काला काम अगर किसने किया रहेगा तो वो कांग्रेस ने किया और आज का ही दिन है वो। और यही दिन आने वाली पीढ़ी को समझना चाहिए कि कांग्रेस ने किस तरीके से अंग्रेज जाने के बाद अंग्रेजों का देह अपना के इस देश में हुकूमत लाने की कोशिश की। आज वही दिन है और यही दिन हमको याद करना पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ी को बताना पड़ेगा कि लोकतंत्र की हत्या इन्होंने कैसी की और ना कोई पार्टी आगे चल के इस तरीके की हत्या कर सकती है। जो लोगों ने इस इमरजेंसी के अंदर जेल में गए लाखों हजारों लोग ने हाल अपेष्टा सहन किए, हम सभी उनका शिवसेना की तरफ से सम्मान करते हैं। हम उनको नमन करते हैं कि इस देश में लोकतंत्र बचाने के लिए ये लोगों ने जेल में जाना पसंद किया, लेकिन तानाशाह के सामने झुकना पसंद नहीं किया और यही अपने देश की संस्कृति है। तो शिवसेना की तरफ से आदरणीय हमारे नेता एकनाथ शिंदे की तरफ से ये सभी आनी बानी के टाइम पे जो लोगों ने अपना पूरा संसार बिछा के इस देश के लोकतंत्र को बचाया है उनका हम सम्मान करते हैं, उनका हम आदर करते हैं। और ये शिवसेना आने वाले समय में इस तरीके की कोई हरकत अगर कोई भी पार्टी करती है तो उसके खिलाफ शिवसेना खड़ी रहेगी और शिवसेना के नेचर के अंदर, शिवसेना के स्वभाव के अनुसार उसका डट के सामना करेगी और इस देश में लोकतंत्र रहने के लिए पूरी तरह का सहयोग करेगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संजय राउत बोले, आपातकाल संविधान के तहत लागू हुआ था। ठाणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने 1975 में इमरजेंसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आपातकाल को संविधान हत्या दिवस कहना पूरी तरह गलत है क्योंकि वह निर्णय संविधान के दायरे में लिया गया था। राउत ने कहा, संविधान में स्पष्ट है कि जब देश की सुरक्षा को खतरा है, कोई माहौल बिगड़ने की कोशिश करता है तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री आपातकाल लागू कर सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि इंदिरा गांधी ने इसी प्रक्रिया का पालन किया था और संविधान का पूरा सम्मान किया था। वो किसी भी चीज का उत्सव मनाएंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने मोदी जी को युद्ध रोकने को कहा, उसका भी उत्सव मनाएंगे। देखो मोदी जी के कितने दोस्त है डोनाल्ड ट्रंप, कि मोदी जी को फोन करके कहा युद्ध रुको। 50 साल हो गए, ये बात सही है। आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाया था, 50 साल हो गए और हमारी पार्टी शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी ने इमरजेंसी को समर्थन दिया था। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पार्टी ने इमरजेंसी को समर्थन दिया था।
मैं आपको पूछता हूँ, इमरजेंसी संविधान के खिलाफ या संविधान हत्या दिवस आप कैसे मान सकते हो? हमारे संविधान में ये लिखा है और ये व्यवस्था है हमारे संविधान में, जब देश की अंतर्गत सुरक्षा को बाहरी शक्ति से या अंदरी शक्ति से कोई धोखा उत्पन्न होता है, हाँ, कोई अराजकता फैलाना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की मंजूरी से आपातकाल लगा सकती है। ये संविधान में दिया हुआ अधिकार है किसी भी सरकार को, और इंदिरा गांधी ने संविधान का पूरा सम्मान करते हुए ये उस वक्त आपातकाल लगाया था। ये इंदिरा गांधी थी जिसने लोगों को सामने आकर कहा कि मैं आपातकाल इस कारणों से लगा रही हूँ, और जब स्थिति सुधर जाएगी तब ये आपातकाल में पीछे ले लूंगी। और इंदिरा गांधी ने आपातकाल पीछे लिया और चुनाव को भी तुरंत, वो 22 महीने के बाद चुनाव को भी सामने गई इंदिरा गांधी। ये लोकतंत्र है। किसी भी लोकतंत्र में आपातकाल को एक संवैधानिक मान्यता है, तो आप उसे संवैधानिक हत्या दिन या लोकशाही विरोधी दिन नहीं मान सकते, नहीं मान सकते आप। चुनाव इंदिरा गांधी ने हेरा फेरी करके चुनाव जीत सकती थी उस वक्त भी, जो आज हो रहा है, लेकिन आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी चुनाव का ऐलान किया। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, खुद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, उनकी पार्टी हार गई, इंदिरा गांधी ने वो स्वीकार कर लिया। आज ऐसा हो रहा है क्या? इंदिरा गांधी उस वक्त भी हेरा फेरी करके, दहशत और भय निर्माण करके, पैसों के बल से चुनाव जीत सकती थी, लेकिन इंदिरा जी ने वो नहीं किया, क्योंकि वो इंदिरा जी लोकतंत्र की रखवालदार थी, चौकीदार थी असली। आज क्या हो रहा है? आज की स्थिति से तुलना करो 2014 के बाद इस देश में 11 साल हो गए, अघोषित आपातकाल है, अघोषित आपातकाल है। हाँ, उस वक्त आप बोलते हैं कि तुर्कमान गेट में संजय गांधी ने बुलडोजर चलाया। आज तो हर दिन गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जात और धर्म पूछकर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आज उस वक्त अपोजिशन के लोगों को जेल में डाला था, लेकिन पूरी व्यवस्था थी जेल में, पूरी। इंदिरा गांधी खुद फोन करती थी अटल जी को, अडवाणी साहब को, पीलू मोदी को, पूरी व्यवस्था थी। हमारे जैसे लोगों को देश के मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डाला है, तो कोर्ट में बाद में बाइज्जत छोड़ दिया। तो ये आपातकाल नहीं है, ये आपातकाल का बाप है। अभी जो चल रहा है 10 साल में, ये आपातकाल का बाप है, ये इमरजेंसी का बाप है, और हम ये इमरजेंसी से गुजर रहे हैं। अब सुन लीजिए भाई, हाँ, जिस इंदिरा गांधी के आपातकाल में सभी भ्रष्टाचारी, कालाबाजारी जेल में थे, करीम लाला, हाजी मस्तान, ये बड़े बड़े जो नाम है अंडरवर्ल्ड के, वरदाराजन और ये भाई वो भाई, सभी जेल में थे मिसाल में। आज ऐसे सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में, आज ऐसे सभी, अगर आज करीम लाला, हाजी मस्तान जीवित होते तो बीजेपी के मंत्री होते या उनके पार्टी में बड़े अहदे पर रहते। ये फर्क है आपातकाल में। इंदिरा गांधी ने संविधान का हथियार जो है उसका इस्तेमाल किया और आपातकाल लगाया, संविधान की दायरे में आपातकाल लगाया है, जो संविधान में हमको अधिकार मिला है किसी भी सरकार को। लेकिन मोदी जी और उनकी सरकार ने अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी में सबको कुचल दिया है। इसलिए मैं कहता हूँ 10 साल में जो चल रहा है वो आपातकाल का बाप है। नोटबंदी क्या है, कितने लोग मारे गए, कौन पूछेगा आपको? अब मुझे बताइए। ऐसी बहुत सी बातें हैं, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन ये संविधान हत्या दिवस की जो नौटंकी चल रही है वो 1975 की मत करिए। 2014 से 2025 तक जो आपातकाल देश में अघोषित आपातकाल जो चल रहा है, आप उसके ऊपर संविधान हत्या दिन मनाइए अगर आप में हिम्मत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
लुधियाना पश्चिम ने आप विधायक संजीव अरोड़ा की जीत। लुधियाना पश्चिम सीट से नवनिर्वाचित आम आदमी पार्टी विधायक संजीव अरोड़ा ने जीत के बाद अपने मतदाताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ये जीत मेरे लिए सिर्फ राजनीतिक सफलता नहीं बल्कि लुधियाना के लोगों के भरोसे की जीत है। मैं इसीलिए सभी मतदाताओं को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अरोड़ा ने आश्वासन दिया कि उनका ध्यान शहर विकास, बुनियादी ढांचे और उन्नयन और पारदर्शिता स्वच्छ शासन पर रहेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भागवत मान्य अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में लुधियाना को एक मॉडल शहर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। सब तो पहला मैं अपने आदरणीय नेशनल कन्वीनर साहब साडे आगू श्री अरविंद केजरीवाल जी ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਵੋਟਰ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਬਦਲਾਵ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਸੀਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਦਲਾਵ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਲੜੀ ਗਈ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਲੜੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ वास्तव विच सुधरे और सुधरेगा। सिर्फ लुधियाना ही नहीं, पूरा पंजाब सुधरेगा। सुधरे है पिछले 3 सालों और अगे भी सुधरेगा। ये साडी पंजाब विच दुगनी जित हुई है। पिछली वारी जिहड़ा नंबर 2 ते सी उहदे तो 21% ज़्यादा वोटां पईयां सी। ऐतकी 42% 42% वोटां ज़्यादा पईयां। ये जिहड़ी जित है ये पॉजिटिविटी ते डिवेलपमेंट की जित है। मैं ये कहना चाहना, मैं पूरे इलैक्शनां च किसी भी कैंडीडेट का नाम नहीं लिता होर दा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मनीष सिसोदिया बोले, मेहनती टीम का नतीजा है जीत। आम आदमी पार्टी को हाल ही में गुजरात और पंजाब उपचुनाव में मिली सफलता पर प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये जीत पूरी टीम की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने बताया कि दोनों राज्यों का नेतृत्व दिल्ली पहुंचा है और अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन लिया गया। सिसोदिया ने कहा, गुजरात और पंजाब उपचुनाव में हमें जीत मिली, ये हमारी टीम की कड़ी मेहनत का नतीजा है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दोनों राज्यों की टीम ने जमीनी स्तर पर शानदार काम किया है। आज गुजरात और पंजाब में जो विधानसभा उपचुनाव में जीत मिली तो वहां की लीडरशिप दोनों राज्यों की आज अरविंद केजरीवाल जी से मिलने आई। दोनों नए विधायक अरविंद केजरीवाल जी से आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेने आए और अच्छा लगा कि सभी लीडरशिप एक बहुत खुशनुमा माहौल में, और हम सबके लिए भी अच्छा मौका था कि गुजरात की टीम जो इतनी मेहनत से काम करती है, पंजाब की टीम जो इतनी मेहनत से काम करती है, दिल्ली में अपने लीडर से आके मिले हैं, तो अच्छा मौका था। विक्रम सिंह मजीठिया की कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी में उनके पे पंजाब विजिलेंस का छापा पड़ा था। उन्होंने कहा कि उन्हें एक तरह से जबरदस्ती पकड़ के लिए जाया जा रहा है, कुछ प्लांट भी किया गया उनके घर में, ऐसी आशंका जताई। देखिए क्या डिटेल्स हैं ये तो पंजाब सरकार या पुलिस के अधिकारी, विजिलेंस के अधिकारी ही दे पाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि आम आदमी पार्टी नशे को लेके या किसी भी तरह के करप्शन को लेके हमेशा जीरो टॉलरेंस की नीति पे चलती है। कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी है। अपनी पार्टी में कोई बेईमानी करेगा, अपनी पार्टी में कोई गलत करेगा या दूसरों की पार्टी में करेगा या कोई और करेगा, कितनी बड़े से बड़ा हो उसको छोड़ा नहीं जाता है। तो आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल जी का, भगवंत मान जी का, सबका मिशन एक है कि कोई बड़े से बड़ा, कितना ही भी बड़ा हो, अगर कोई नशा फैला रहा है, अगर कोई कुछ गलत काम कर रहा है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा।
आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संबित पात्रा बोले आपातकाल लोकतंत्र पर हमला था। दिल्ली में भाजपा सांसद संबित पात्रा ने 50 साल पहले लगे आपातकाल को लेकर कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र पर एक भयावह हमला था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसीलिए इतिहास से सीख लेकर हमें लोकतंत्र की रक्षा करनी होगी ताकि ऐसी त्रासदी दोबारा न हो। पात्रा ने कहा कि भाजपा पूरे देश में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर काला दिवस मना रही है ताकि लोगों को उस दौर की याद दिलाई जा सके। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और जयराम रमेश की भाषा की आलोचना की और कहा कि उन्हें नहीं पता कि उस समय आम जनता की किस कष्ट से गुजरना पड़ा था। पात्रा ने कहा कि कांग्रेस की हाथा साफ नजर आ रही है जो लोकतंत्र के खिलाफ थी और आज भी है। लोकतंत्र पे हमला इमरजेंसी के रूप में, आपातकाल के रूप में आज से 50 वर्ष पहले हुआ था। ये 50th ईयर है, ये 50वां साल है जब देश पर इंदिरा गांधी जी की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल लगाया था। स्वाभाविक है, इतिहास को कभी भूलना नहीं चाहिए, इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिए और दोबारा इतिहास में हुई गलतियां कभी एक लोकतांत्रिक देश में ना हो। आज भारतीय जनता पार्टी इस विषय को ध्यान में रखते हुए समग्र भारतवर्ष में काला दिवस के इस रूप को प्रस्तुत कर रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का बौखलाना, उनकी बौखलाहट हमें दिख रही है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने जिस प्रकार से, जिस भाषा से उन्होंने देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के लिए शब्द कहे हैं, वो निंदनीय है। खड़गे जी हो चाहे जयराम रमेश जी हो, इन लोगों को पता नहीं है कि इमरजेंसी का दंश क्या था। कांग्रेसियों को पता नहीं है कि आम हिंदुस्तानी ने इमरजेंसी के दौरान किस प्रकार के कष्टों को, यातनाओं को सहा था। लगभग 1.5 लाख लोग जेल के अंदर रातों रात भर दिए गए थे। बिना कैबिनेट के डिसीजन के आधी रात को देश पर इमरजेंसी थोप दिया गया था। अखबारों के, बड़े बड़े मीडिया हाउस और अखबारों की बिजली काट दी गई थी ताकि आप अखबार के माध्यम से सुबेरे सत्य ना छाप सके। इस प्रकार का माहौल पूरे देश में रहा था। कई लोग, उनके ऊपर जो यातनाएं हुई उसके कारण उन्होंने मृत्यु को वर्ण किया और आज भी वैसे लोग हमारे बीच में हैं। और इसलिए हमारा दायित्व है, हम विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा दायित्व है कि हम न केवल भारतवर्ष को बल्कि आगामी पीढ़ी को भी इस विषय से अवगत कराएं कि विगत समय में जो भूल हुई थी इमरजेंसी के रूप में, वो कितनी बड़ी भूल थी और ये भूल दोबारा दोहराया नहीं जाए। उस पे मजाक करना, उस पे तंज कसना, जिस प्रकार से खड़गे जी ने आज किया है, मुझे लगता है यह भी मखौल उड़ाना है लोकतंत्र का। खड़गे जी कह रहे हैं कि 50 साल पहले हो गया, उसको फिर से क्यों याद किया जा रहा है। खड़गे जी, आप तो आज खुद ही बोल रहे थे कि जो लोग आजादी की लड़ाई में नहीं थे, जो लोग स्वतंत्रता की लड़ाई में नहीं थे, आप उस समय की बात कर सकते हैं मगर हम बात नहीं कर सकते। ये फर्क क्यों है? और खड़गे जी, मैं पूछना चाहता हूं, कौन कहता है कि हम आजादी की लड़ाई में लड़ नहीं रहे थे? यहां जितने लोग खड़े हैं, चाहे हम बोलने वाले हों, चाहे कैमरे के पीछे हमारे कैमरेमैन बंधु हों, आप सबके परिवार से हिंदुस्तानी होने के नाते कोई प्रत्यक्ष रूप से या कोई परोक्ष रूप से आजादी के लड़ाई में लड़ रहा था। मगर मैं पूछना चाहता हूं, बताइए, आदरणीय सोनिया गांधी जी का परिवार, उनके माता पिता कहां से लड़ रहे थे आजादी की लड़ाई में? कहां से लड़ रहे थे आजादी की लड़ाई में? उत्तर प्रदेश से, बिहार से, उड़ीसा से, बंगाल से, कहां से सोनिया जी की परिवार आजादी की लड़ाई में शामिल थे? बताइए। आप जब भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के विषय में बात करते हैं तो वो उचित है, मगर जब हम आपके परिवार के
राजनीति के, आपके परिवार के महत्वाकांक्षा की पन्नों को पलटते हैं तो आपको वो ड्रामा नजर आता है। केवल और केवल आपके परिवार के महत्वाकांक्षा के कारण इमरजेंसी लगी थी, एक व्यक्ति के महत्वाकांक्षा के कारण, क्योंकि कोर्ट ने उनके इंदिरा गांधी जी के चुनाव को निरस्त किया था। केवल और केवल सत्ता में बने रहने के लिए इंदिरा जी ने बिना कैबिनेट के फैसले के इमरजेंसी लगाई थी। आप कहते हैं गरीबी और अमीरी के बीच खाई बढ़ गई। खड़गे जी, हम आपको लिफाफा में बंद करके आज जो रिपोर्ट यूएन की है, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट आपको भेजेंगे। किस प्रकार से कितने करोड़ों लोग, 25 करोड़ से अधिक लोग किस प्रकार से गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं विगत कुछ वर्षों में, जब मोदी जी का प्रधानमंत्री का काल रहा है। इन 11 वर्षों में यह रिपोर्ट आपको भेजेंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि गरीबी हटाओ का नारा वो अलग था और वास्तविक रूप में किस प्रकार गरीबी दूर हुआ है इन 11 वर्षों में, उसकी कहानी अलग है। मैं आज पूरे हिंदुस्तान से कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते, एक पल के लिए भी इमरजेंसी को भुलाना नहीं है। इमरजेंसी को सदैव याद रखना है और आगे चलकर इस प्रकार की विषम विकट परिस्थिति ना बन सके, इसके लिए भरसर लोकतांत्रिक प्रयोग, लोकतांत्रिक प्रयास हमें करते रहना है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, जिस पार्टी में ही लोकतंत्र नहीं है, वो लोकतंत्र का महिमा कहां से समझेगी। जिस पार्टी का समर्थन, और जो पार्टी उन लोगों से समर्थन लेती है जो पैर पे अंबेडकर जी जैसे महान विभूति के फोटो को रखते हैं, वो आज हमें संविधान सिखा रहे हैं। ये इंडी गठबंधन वाले पहले आपस में बात कर ले इमरजेंसी को लेकर, किसका मत इमरजेंसी को लेकर क्या है, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी को इमरजेंसी के विषय में सिखाएं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा नेता के लक्ष्मण ने कहा, आज की पीढ़ी आपातकाल के इतिहास से अनजान। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर भाजपा के वरिष्ठ नेता के लक्ष्मण ने एक गंभीर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी आपातकाल के सच्चे इतिहास से अनजान है। लक्ष्मण ने याद दिलाया कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने उस समय देश के नागरिक अधिकारियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। इसीलिए भाजपा इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाती है, ताकि लोकतंत्र और संविधान की सुरक्षा की अहमियत सभी तक पहुंचे। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। सरकार संविधान हत्या दिवस के रूप में इसको मना रही है, क्या कहेंगे? आपातकाल पूरा होके 50 साल होने से देश भर में आज की पीढ़ी को जानकारी नहीं है किस तरह उस दिन कांग्रेस सरकार इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में जो आपातकाल के नाम पर पूरा देश भर में, चाहे मीडिया हो और आम आदमी का जो भी सिविल राइट्स थे, पूरा ख़त्म किया गया था। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में संविधान हत्या दिवस के नाम पर 25 जून को पूरा आज के पीढ़ी को पूरा जानकारी देने के लिए, क्योंकि आज हमारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बचाया, उन संविधान को बचाने के लिए आज मोदी जी ने, सरकार ने किस तरह आज संविधान को पूरा रक्षा देते हुए काम किया जा रहा है। मगर लोगों को जानकारी होना चाहिए आपातकाल के समय में किस तरह उस दिन कांग्रेस नेताओं ने संजय गांधी जी से लेकर किस तरह तुर्कमेन गेट का हो या झुग्गी झोपड़ियाँ गरीब जो बसते थे, और जिस तरह लागू किया गया, और 356 धारा के माध्यम से जो भी विरोधी दल सरकार थे, चाहे पहली बार केरला सरकार वामपंथी का नंबूदिरपाद को हटाया गया था, बाद में गैर कांग्रेस सरकार पंजाब में, इस तरह पूरा संविधान को, इसीलिए कि इंदिरा गांधी जी का जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से उनका जो इलेक्शन खारिज किया गया था, उसको लेकर कुर्सी बचाने के लिए संविधान के इस तरह अपमान किया गया था, संविधान को पूरा दखलंदाज किया गया था, ये लोगों को आज जानकारी नहीं, इसीलिए आज लोग जानना चाहिए। और कांग्रेस
आज हमारे राहुल गांधी जी ने संविधान की पुस्तक लेकर जो पूरा जो प्रवास कर रहे हैं, गुमराह कर रहे लोगों को, आपके परिवार के आज इंदिरा गांधी जी हैं, किस तरह आपातकाल के बाद 1 लाख के लोगों के ऊपर, चाहे जयप्रकाश नारायण जी हो, वाजपेयी जी हो, अद्वानी जी हो, जॉर्ज फर्नांडिस, ऐसे लोगों को वीज़ा के माध्यम से लगभग 21 महीने जेल कटघरे में बंद किया गया था, प्रेस को भी पूरा ख़त्म किया गया था। इस तरह आज पूरा देश भर में सरकार के माध्यम से संविधान हत्या दिवस, क्योंकि आज के युवाओं को, आज के पीढ़ी को जानकारी होना चाहिए और संविधान बचाने के लिए किस तरह आगे करना। जयप्रकाश जी के नेतृत्व में उस दिन जब 1977 में चुनाव को गए, जब पूरा इंदिरा गांधी को हराया, ये प्रजातंत्र का जो महत्व है लोगों को आज बताने के लिए ही ये संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला के पिता का भावुक बयान, आज मेरे जीवन का सबसे खुशियों भरा दिन। ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला के पिता शुभदयाल शुक्ला ने ये अनुभव अद्भुत किया। मुझे गर्व है, सौभाग्य महसूस होता है कि ऐसे बेटे का पिता हूँ। आज मेरे जीवन का सबसे खुशियों भरा दिन है। उन्होंने अपने बेटे की उपलब्धि पर गहरा हर्ष व्यक्त किया और देश के लिए उनके मिशन की सफलता की कामना की है। बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छा हम रहा और हमारा ये मिशन बच्चे का पूरा हो रहा है, इसलिए हम लोग बहुत अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं और बहुत भाग्यशाली हैं हम, ऐसे बच्चे के पिता हैं कि जो हमें बच्चे ने ये जो है उसकी वजह से हमारा आज इतना मान सम्मान हो रहा है कि हम बहुत खुश हैं और ज़िंदगी का हमारे सबसे बड़ा खुशी का दिन है हमारे लिए। एक बड़ा ही सम्मान का आज माहौल है, आपको एक अलग तरह की फीलिंग्स आ रही होंगी, जिस तरह से आपका सम्मान किया गया, स्कूल में बुलाया गया, एकदम ग्रैंड एंट्री हुई, तो क्या एकदम अलग ही माहौल रहता है? नहीं, बहुत अच्छा माहौल रहता है, बहुत अच्छा माहौल है घर का जो है, और ये सब उसकी जो है मेहनत का फल है। इतनी मेहनत की है उसने, लगन है, निष्ठा है अपने काम के प्रति, कभी जो है उसने जो है हमेशा दूसरों को पीछे छोड़ा है और आज भी वही हो रहा है। मिशन में जो है उनका चयन हुआ, वो आज जा रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की दिन है, बहुत अच्छा लगा। एक आखिरी सवाल है सर, जिस तरह से जब एक बच्चा घर से दूर जाता है तो माँ बाप को बड़ा दुख होता है, आपका बच्चा तो इतनी दूर जा रहा है, तो क्या कुछ नहीं, दुख नहीं, वो खुश है, हम भी खुश हैं। कोई डर नहीं, डर किस बात का? डर तो ऊपर वाला है, जब ऊपर वाला जिसका रक्षक उसका कौन रक्षक? क्या मैसेज देना चाहेंगे और बच्चों को? और बच्चों का ये है कि मेहनत करें, मतलब सेहत बनाएं अच्छी तरह, उसकी जितनी मेहनत करेंगे उतने जो है उसका बच्चे सक्सेस होंगे। मेहनत में कमी न रखें, जो मेहनत पूरी करेगा वो सक्सेस होगा, ये सबसे बड़ी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का हमला। गांधी वाड्रा परिवार से सत्ता के लिए संविधान और लोकतंत्र की हत्या की। नई दिल्ली में आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि 1975 में लगाए गए आपातकाल के लिए कांग्रेस पार्टी और गांधी वाड्रा परिवार को आज तक कोई पछतावा नहीं है। प्रदीप भंडारी ने कहा, 50 साल पहले गांधी वाड्रा परिवार यानी कांग्रेस पार्टी ने सत्ता की लालच में संविधान की हत्या की। उन्होंने लोकतंत्र को कुचल दिया सिर्फ इसीलिए ताकि सत्ता हाथ से न फिसले। ये सब कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज से ठीक 50 साल पहले गांधी वाड्रा परिवार, कांग्रेस पार्टी ने संविधान की हत्या करी थी, लोकतंत्र को खत्म किया था और ये सब सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने के लिए गांधी वाड्रा परिवार ने, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने किया था। पिछले 50 सालों में कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी लागू करने के लिए एक भी बार देश की जनता से माफी नहीं मांगी। द कांग्रेस पार्टी हैज नॉट ऑफिशियली apologized for imposing emergency and finishing the constitutional value even once officially in front of the people of the country. ये वो दौर था जब आप क्या बोल सकते हैं कांग्रेस पार्टी डिसाइड करती थी, आप क्या नहीं बोल सकते हैं कांग्रेस पार्टी डिसाइड करती थी। और जो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है, मौलिक अधिकार संविधान के अंदर है, उसको भी गांधी वाड्रा परिवार ने छीन लिया था। 1 लाख से ज्यादा भारतीयों को गिरफ्तार इमरजेंसी के समय किया गया था।
देश के सबसे बड़ा कठोर काला कानून मीसा के तहत हर लोकतंत्र के सेनानी को जेल की सलाखों के पीछे रखा गया था। वही मानसिकता से रखा गया था जिस मानसिकता से अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों को जेल की सलाखों के पीछे रखते थे। ये वो दौर था जब कांग्रेस पार्टी ने जुडिशियल इंडिपेंडेंस को कुचला था। जस्टिस HR खन्ना को चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया था। ये वो दौर था जब कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे ने ऑफिशियली कोर्ट में कहा था कि अगर किसी का मौलिक अधिकार, जीने का अधिकार सरकार छीनती है तो उसको अपील करने तक का राइट कोर्ट में नहीं है। ये वो दौर था जब 250 से ज्यादा पत्रकारों को गिरफ्तार कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया था। ये वो दौर था जब 30 लाख से ज्यादा लोगों की जबरन नसबंदी कांग्रेस पार्टी के गांधी वाड्रा परिवार ने कराई थी। ये सब यही दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी के दो चेहरे हैं। सामने तो संविधान की कॉपी को लेकर घूमते हैं, परंतु पीठ पीछे उस संविधान को कुचलने का काम करते हैं। जब जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है, लोकतंत्र कमजोर होता है, और जब जब कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर आती है, लोकतंत्र मजबूत होता है। आज देश के हर युवा को ये बात को ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का मतलब तानाशाही है, और अगर लोकतंत्र को मजबूत करते हुए रखना है तो कांग्रेस को सत्ता से दूर रखना है। परंतु आज जब बिना कैबिनेट अप्रूवल के आधी रात को 11:44 PM को 25 जून को इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए जब इमरजेंसी लागू करी, तो क्या 50 सालों में अभी तक कांग्रेस पार्टी ने इस पर माफी नहीं मांगी? यही दर्शाता है कि कांग्रेस उसको जस्टिफाई करती है। और राजीव गांधी जी ने तो ये तक कह के जस्टिफाई करा था कि उस वक्त समय की मांग थी। आज का दिन हम सबको ये याद रखना चाहिए कि कभी भी कांग्रेस जैसी तानाशाह पार्टी को इतनी संपूर्ण शक्ति नहीं देनी है कि वो संविधान की हत्या कर सके, लोकतंत्र को खत्म कर सके। कांग्रेस का मतलब ही है इमरजेंसी, एंटी डेमोक्रेसी, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन। अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।